हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी। तो आज हो गया है क्लास 10th साइंस का पेपर। आई होप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा और सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं जो हैं आपके आउट ऑफ 40 में से। तो यहाँ पर है मेरे पास साइंस का पेपर जो सेट नंबर 1 है एंड प्रश्न कोड नंबर इसका है 313 और 1। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं और आप भी देख लीजिए कि कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इस सेट नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है आपका कुल्हड़, जो क्या है आपकी डिस्पोजल कप्स मेड बाय क्ले एंड डिस्पोजेबल paper cups both are used as an alternative for disposable plastic cups. Which one of these two can be considered as a better alternative to plastic cups and why? देखिए जो प्लास्टिक के जो कप्स हैं, ग्लासेस जो ज़्यादातर शादियों में या कोई भी फंक्शन में यूज़ किए जाते हैं, तो कह रहा है कि उनके जो अल्टरनेटिव हैं डिस्पोजल, जो एक कागज़ के बनाए गए हैं, एक कुल्हड़ के बनाए गए, तो आपकी नज़र में कौन सा ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा अच्छा सूटेबल है? तो अगर मैं अपनी नज़रिए की बात करूं और जो होना भी चाहिए तो वो कागज़ के ज़्यादा सूटेबल हैं, क्योंकि कुल्हड़ को हम नहीं ले सकते क्योंकि उसमें देखिए आपकी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो क्ले है, मिट्टी है, उसका यूज़ होगा। तो इतनी सारी मिट्टी हम कहाँ से लाएंगे? तो इसकी जगह हम ये कर सकते हैं कि हम पेपर के जो कागज़ के जो डिस्पोजल हैं उनको हम बनाएं और मिट्टी जो है वहाँ पर अगर हम एक पेड़ काटें तो 10 पेड़ लगाएं। तो ये आपका ज़्यादा बेटर है डिस्पोजेबल ऑफ आपके जो पेपर के बने होंगे। ठीक है, और इसका जो और करके है वो है ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। स्टेट द रीज़न वाई can ordinary washing of the edibles like fruits and vegetables not reduce the effect of biological magnification? अब देखिए सबसे पहली बात बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है ये समझना आपको ज़रूरी है। देखिए कोई भी यहाँ पर मैं फूड चेन लूँ, ठीक है, जो फूड चेन हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज़ ग्रास है, कहीं पे हमारा जो हमने फसल लगाई वहाँ पे ग्रास है, उस ग्रास को किसने खाया? गोट ने खाया। और गोट को किसने खाया? ह्यूमन ने खाया। ठीक है, क्या इस ग्रास की जगह हम कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फल ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लीफी वेजिटेबल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो पेस्टिसाइड डाले वो पेस्टिसाइड किसने खाए? गोट ने खाए। ठीक है, तो वो पेस्टिसाइड्स किस में चले गए? गोट में चले गए। अब उस गोट को किसने ईट किया? वो ह्यूमन ने किया। तो एट लास्ट जो पेस्टिसाइड्स हैं वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर चले गए। और यही इसी तरह से बहुत सारी फूड चेन में ह्यूमंस के अंदर ही इनडायरेक्टली जो भी हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं अपने फार्म्स में, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे ही अंदर आ रहा है एज अ फूड चेन से होते हुए और हमारी बॉडी में ही वो एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका होता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब ह्यूमंस में ही क्यों है, ये आपको रीज़न पता चल गया। अब है इसका कि क्यों हमें जो वेजिटेबल और फ्रूट है ऑर्डिनरी धोने से हम क्यों नहीं उससे बच सकते? क्योंकि देखो जो हमने पेस्टिसाइड किसी फ्रूट में डाला है, तो देखिए हम जब उसका छिड़काव कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, यहाँ पर फल लगे हुए हैं, अब हमने पेस्टिसाइड डाला तो उसकी मिट्टी में भी गया, अब वहाँ से जड़ों ने उसको सक किया, अब वो जो पेस्टिसाइड है वो पर्टिकुलर इस पेड़ के अंदर आ गया। अब यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई या कोई भी चीज़ हुई जिसके कारण ये फ्रूट बने तो पेस्टिसाइड फ्रूट में चले गए। अब बताओ अंदर से हम क्या ऑर्डिनरी धो करके वो चीज़ें निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं निकाल सकते। फिर इन फ्रूट्स को हमने खाया और वो जो पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल्स है, वो हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो गए। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ, जो सेकेंड क्वेश्चन है इस सेट नंबर ए के अकॉर्डिंग, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले है आपका साइक्लोहेक्सेन और आपका नेक्स्ट है ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमें इनका जो एक जर्नल फार्मूला है वो पता होना चाहिए, फिर जाके हम आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए पहला है आपका साइक्लोहेक्सेन, जिसका अगर मैं फार्मूला बात करूं तो वो होगा C6H12। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट कर, अब साइक्लो है तो मतलब एक रिंग है, तो अब हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन हमने बना लिए। अब H12 है तो मतलब ईच कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 1H 2H 1 2 1 2 1 2 1
2 1 2, ये हमने बना लिया। अब ईच बॉन्ड को हम, एक बॉन्ड किससे बनता है, देखो दोनों जो पार्टिसिपेंट है उसके एक एक इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो हम यहाँ पे जैसे कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, तो 1 2 3 4, तो इसके भी कितने हो जाएंगे, अगर हम इसको मिटा दें तो 1 2 3 4, इस लाइन को आप मिटा दीजिए, ठीक है, इसे भी मिटा दीजिए। फिर 1 2 3 4 जो नीचे वाला बॉन्ड है, अब इसके भी आपके कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, इसके भी कितने होंगे, देखिए 1 2 3 और इस कार्बन 4, और इसके साथ भी कितने होंगे, 1 2 3 एंड 4, ये सब कार्बन के हमने बना दिए, 4 वैलेंसी होती है ना उसकी। अब आपके एक एक हाइड्रोजन की हमने बना ली, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखिए, अब आपके यहाँ पर देखो एक बॉन्ड ये बना है, एक बॉन्ड ये बना है, एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना था, एक बॉन्ड इन कार्बन कार्बन के बीच में बना था। सेम हम यहाँ भी ऐसा कर लेंगे, देखिए एक एक बॉन्ड बनते गए, एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये आपका कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में। तो इस तरीके से हम बहुत ईजीली जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। देखो कितने ईजीली मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब दूसरा है आपका ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है C4H10, यही तो होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, ईच आपके इन दो आपके जो कॉर्नर पे हैं उनके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब सेम प्रोसेस, हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब इनके पास भी एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। जो बीच के होंगे उनमें सब में 2 हाइड्रोजन, और जो कॉर्नर पे होते हैं उनके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, इसका, इसका एंड इसका। अब हम यहाँ पर बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये कार्बन कार्बन के साथ, ये देखिए कितने सारे बॉन्ड हमने इजीली बना लिए। ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये इसका नहीं बनाया मैंने, ये आपके सारे के सारे बन गए। तो आई होप आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है सेट 1 के अकॉर्डिंग ये भी आपका सॉल्व हो गया होगा, बहुत ही इजी है। तो ये आपके कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का था, तो 1 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है, स्टेट द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव फॉर क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल, compare the position of isotopes of element in the Mendeleev's periodic table and in the modern periodic table। सबसे पहली बात, क्या क्राइटेरिया है था मेंडलीव का और क्या क्राइटेरिया है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। आप सभी को पता होगा जो प्रीवियस टाइम पे जितने भी पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की गई थी, भले वो बोर्स की हो आपकी या फिर न्यूलैंड्स की हो, ठीक है, उनमें से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मेंडलीव की ही थी, और उसी को बेस रखते मानते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है मोज़ले ने, ठीक है। तो जो जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई है उसका जो बेस था वो एटॉमिक मास था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, ठीक है। तो उसकी जो 2 क्राइटेरिया थी, तो पहला उसका था एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, दूसरा था सिमिलैरिटीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये 2 क्राइटेरिया थे। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो आपके इनकी, वैसे तो ये ऐसे एलिमेंट है, इनके एक सेपरेट जगह होनी चाहिए, लेकिन इनकी जगह ना तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में रखी गई थी, ना ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसकी कोई प्लेस है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद चलिए बात करते हैं 4th की, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड
1100 वॉट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट, पहला है इट्स रेसिस्टेंस, सेकंड है करंट ड्रॉन बाय इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमें क्वेश्चन है वो जो पावर दी गई है, ठीक है, जो हमें पावर दी है वो है 1100 वॉट, और जो हमें वोल्ट दिया गया है वो दिया गया है आपका 220 वोल्ट। ठीक है, विद्युत जो दिया गया है करंट उसका। अब इसका देखो सबसे पहली बार आई हम कैसे निकालेंगे, तो आपका जो ओम्स लॉ है, ठीक है, वो क्या होता है आपका V = IR, ये आपका ओम्स लॉ है। और आपका क्या होता है पावर = V × I, तो पहले हम इससे I निकाल सकते हैं, तो P/V = I, तो P आपका है 1100, V है आपका 220 = I, तो आपका ये कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 एम्पियर, एम्पियर यहाँ पर बन गया, सॉरी, ठीक है, मैंने एंगस्ट्रॉन बना दिया, एम्पियर। अब इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको निकालनी है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपका R = है V/I, तो R = V आपका है ऑलरेडी गिवन है 220, I है आपका 5, तो आपकी कितने बार कट जाएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, तो 44 ओम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका बी वाला है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपका ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट जो दिया गया है, ठीक है, उसका क्या रहेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये दोनों आपके सीरीज़ में है, ये इसके पैरेलल है, फिर बाकी सारी के सारी सीरीज़ में है। तो रेसिस्टेंस को ऐड करने का जो तरीका होता है, सीरीज़ वाला डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, और आपके जो पैरेलल में होते हैं उनको कैसे ऐड करना पड़ता है, आपके अपॉन में लेकर के। ठीक है, इसको मैं रफ़ करने जा रही हूँ, आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका, मैं यहाँ पर ओनली यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है, कैसा है ये देखो, इस टाइप का है आपका, और उसके बाद अगेन ये यहाँ पर लगा है, फिर आपका यहाँ ऐसे लगा है, और यहाँ पर आपका एक ये लगा है और एक ये लगा है, इस तरीके से ऐड करना है। ये आपका 10 ओम है, दिस इज़ ऑल्सो 20 ओम, ये आपका 10 ओम, ये 20 ओम, सॉरी नहीं, ये आपका 10 ओम एंड ये आपका 20 ओम। तो ये ऐड करना है आपको। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, तो ये आपके दोनों क्या है, पहले इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे। ये दोनों आपका R1 पहले मैं कर लेती हूँ। R1 = आपका क्या होगा 10 प्लस, मैं ज़्यादा मेथड से नहीं करा रही हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व करा, 10 + 10 कितना हो गया 20। अब इसमें हम इसको ऐड करेंगे, जो ये आपका किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। तो पैरेलल में ऐड करने के लिए R2 बराबर हमारा क्या आ जाएगा, R2 = 1/20 + 1/20, क्योंकि इसका एडिशन भी 20 वो भी 20, तो कितना आ गया, R2 हमारा अपॉन में आएगा। ठीक है, 22 यानी कि 10, यानी कि R2 आपका आ गया 10। अब ये 10 हो गया इन सब का एडिशन, उसके साथ भी ये और ये, तो आपका R3 कितना आ जाएगा 10 प्लस इसका एडिशन आपका 10 प्लस इसका आपका 20, तो कितना आ गया आपका 40 ओम। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 ओम। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सजेस्ट एनी 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन दैम। तो 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यहाँ पर देखिए क्या क्या हमारे हो जाएंगे। तो फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आपका है बैरियर। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ बैरियर एंड सेकेंड वन इज़ आपका हो गया सर्जिकल मेथड। अब इसको आपको थोड़ा बहुत इलेबोरेट भी करना है, 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। अब बैरियर में जैसे कि आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डम्स यूज़ कर सकते हैं एंड फेमिडोन यूज़ कर सकते हैं, फेमिडोन। ठीक है, ये आपका गर्ल्स बॉयज़ में होगा, ये गर्ल्स में होगा। उसी तरह से सर्जिकल में क्या होता है, वैसेक्टोमी होता है और ट्यूबेक्टोमी होता है। ट्यूबेक्टोमी
अब वैसेक्टोमी के में क्या किया जाता है, जो वास्ट डिफरेंस है उसको कट कर लिया जाता है जिससे कि जो स्पर्म है वो रिलीज ही ना हो पाए। उसी तरह से ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स को कट कर लिया जाता है ताकि अगर स्पर्म वूम में आ भी गए तो वो ओवरी तक नहीं पहुंच पाते। ओवरी में तो वैसे एग नहीं होता, वो फैलोपियन में ही होता है, लेकिन पहले ही फैलोपियन क्योंकि काफ़ी लंबी होती है तो पहले ही कट कर ली जाती है ताकि वो एग तक ना पहुँचे स्पर्म। तो ये आपका हो गया बैरियर, कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर। उसके बाद आपका 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ए है इसका, ठीक है। मेंडल क्रॉस्ड 2 pea plant with visible contrasting characteristics and found that there were no halfway characteristic in the plants of F1 progeny. Explain the reason for this observation of Mendel. तो देखो उनका जो फर्स्ट लॉ था, ठीक है, जिन्होंने उन्हें 1 कैरेक्टर को लेकर के 2 विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो उन्होंने क्रॉस कराया था, जैसे टॉल प्लांट लिए थे और शॉर्ट प्लांट लिए थे, ये प्योर थे, तो इनसे जो 50 पूरे 100% जो आए थे वो यही आए थे। ऐसा नहीं था कि आधे बच्चे जो होंगे वो टॉल होंगे, आधे बच्चे ड्वार्फ होंगे, क्योंकि देखो पेरेंट आपके जो मेल है या कुछ भी हम कह सकते हैं वो 50% आपके टॉल है, 50% आपके ड्वार्फ है, लेकिन उनकी जो प्रोजेनी है सबके सब टॉल आई, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर आता है कि यहाँ पर जो डोमिनेंस कैरेक्टर था और जो रिसेसिव कैरेक्टर था, जब ये आपके इनहेरिटेड हुए तो आपकी जो पेयरिंग हुई वो डोमिनेंट कैरेक्टर जो ट्रेट था वो हर किसी पेयर के साथ चला गया, जो डोमिनेंट हो गया, जिसकी वजह से हाफ वाला जो कैरेक्टर था वो रिसेसिव हो गया। तो यहाँ पर आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके और में जो क्वेश्चन है वो है जस्टिफाई द स्टेटमेंट सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो हमें जस्टिफाई करना है। ऑफ कोर्स जब कोई लड़का या लड़की पैदा होती है तो उसके लिए मदर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, फादर होता है। क्यों भाई? क्योंकि जो मदर है उसके पास तो ऑलरेडी सेम सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन जो मेल होते हैं उनके पास अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मेल के पास क्या होंगे, तो जो मेल होता है मेल क्रॉस फीमेल। अब मेल के पास तो है XY और फीमेल के पास क्या है XX हैं। अब इस बेचारे के पास तो दोनों ही XX हैं। अब ये अगर X वाला जाके इसको फ्यूज़ करेगा तो XX लड़की बनेगी, अगर Y वाला इसको फ्यूज़ करेगा तो X एंड Y लड़का होगा। तो ये आपका यहाँ पे जो मेल के क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, जो गैमेट्स बनेंगे, X बनेगा एक Y बनेगा, तो उन पर डिपेंड करता है कि कौन सा वाला फीमेल के एग को फ्यूज़ करेगा और उससे क्या बनेंगे, लड़का बनेगा कि लड़की बनेगी, जबकि आपके फीमेल के पास सेम होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, बहुत ही ईजी है ये तो, कि नेम द पार्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम where contraceptive devices such as loop or copper T are placed to prevent pregnancy। तो देखिए, तो जो प्रिवेंट करने के लिए प्रेगनेंसी को जो वजाइना होती है, वजाइने के बाद सर्विक्स की ओपनिंग होती है, फिर वूम्ब होती है या फिर यूट्रस होता है। तो यहाँ पर सर्विक्स की जो ओपनिंग है या जो वूम्ब है वहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव को प्लेस कर दिया जाता है, जिससे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि जो भी आपके स्पर्म है वो एंटर ना कर पाए। तो राइट आंसर इसका वूम्ब होगा। नेक्स्ट है विच इज़ ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ एग। ट्रांसफ़र ऑफ एग को कौन प्रिवेंट करेगा? ऑफकोर्स फैलोपियन ट्यूब करेगी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को जब कट कर दिया जाता है तो स्पर्म वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते या फिर एग आगे को नहीं आ पाता। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन सेल्स एज ओवा टेक प्लेस। भाई ओवा कहाँ बनता है? ऑफकोर्स ओवरी में बनता है, वेरी सिंपल, ओवरी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड। मदर ब्लड आपका जो बेबी होता है मदर की वूम में, वो मदर से कैसे अटैच होता है? एक आपका टिश्यू होता है दैट इज़ कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की ही हेल्प से वो सारा न्यूट्रिशन लेता है, तो प्लेसेंटा इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेक्शन A ख़त्म होता है। इसके बाद आपका सेक्शन B है, और B का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर मैन मेड इकोसिस्टम। भाई मैन मेड इकोसिस्टम क्या होता है? जो मैन की हेल्प से बनते हैं। गिव एन एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? एक्वेरियम है भाई, और आपके क्या हो सकते हैं? आपके जू हो सकते हैं या फिर आपके पोल्ट्री फार्म्स हो सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं? मैन मेड इकोसिस्टम में। कैन ह्यूमन मेड
ecosystem become a self-sustaining ecosystem, give reason to justify your answer। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वो सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि अगर वो मैन मेड ने बनाया है तो उसको प्रॉपर मैन की केयर चाहिए। अगर वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। जैसे कि अगर एक्वेरियम का ही एग्जांपल लूँ तो आपने देखा होगा या आपके घरों में होगा, तो आपको टाइम टू टाइम वहाँ पर खाना देने की या फिर वहाँ उसमें एरिएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लगता है कि आपने एक बार एक्वेरियम ला के घर पर रख दिया वो हमेशा चलते ही रहेगा? नहीं होता, हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। तो नहीं कर सकता मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, उसका ए है आपका स्टेट द रीज़न वाई। ठीक है, आपका केमिस्ट्री से है। कार्बन कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो कार्बन कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब उनके बॉन्ड का जो, क्योंकि शेयरिंग करके बना रहे हैं तो उनके बॉन्ड के बीच का जो अट्रैक्शन होता है ना काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका भी रीज़न कोवेलेंट बॉन्ड ही है, क्योंकि वो शेयर करके बना रहे हैं, उनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है? जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, शेयरिंग करके बन रहा है, तो कोवेलेंट बॉन्ड इसका रीज़न होगा और नो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसी वजह से। फिर है कार्बन कैन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 है, ठीक है। मीन्स उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। ना कोई उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ना वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, इसलिए वो शेयरिंग करता है। ठीक है भाई, ये तेरे भी और ये मेरे भी, ठीक है, इसलिए वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका और करके क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज़ अ होमोलॉगस सीरीज़। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन है। विच हैव सेम जर्नल फार्मूला। जिनका सेम जर्नल फार्मूला होता है वो आपके होमोलॉगस सीरीज़ कहलाते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। जैसे आपका मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ये आपकी होमोलॉगस सीरीज़ है। उसी तरह से जैसे आपकी एल्कीन है CnH2n, मेथिन तो नहीं होता, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ये आपके हो जाएंगे। तो ये होमोलॉगस सीरीज़ होते हैं जिनके जर्नल फार्मूलाज आपके सेम होते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव मेंबर्स ऑफ अ होमोलॉगस सीरीज़। हम कैसे उसका डिफरेंस बताएंगे? अब जैसे मैं एल्केन की ही बात करूं, एल्केन के 2 कॉन्सिक्यूटिव की अगर मैं बात करूं, एक मैंने ले लिया C2H6, ठीक है, और दूसरा मैं क्या ले लूँगी C3H8 ही लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन का कितना डिफरेंस है? 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 है, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है? 2 है। तो इन दोनों के बेसिस पे ही इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट हाउ इन अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वेरी विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। पहला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। कैसे वो वेरी करेंगे? जैसे जैसे कि उनके नंबर इंक्रीज होंगे, जैसे C2 से C8, C9 ऐसे करके बढ़ेंगे, तो कैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बनता है? कैसे? केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्योंकि देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं, ठीक है, वैसी वैसी उनका मॉलिक्यूलर साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। अब जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर साइज़ इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा उनको टफ होगा उनके बॉन्ड बीच में बॉन्ड ब्रेक करना, जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और मेल्टिंग और बॉइलिंग जो पॉइंट है वो इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग टेबल सम एलिमेंट्स हैव बीन अरेंज्ड इन अ सर्टेन पैटर्न, सारे गामा पाधा नीसा, ठीक है। ये किसका लॉ है? ऑफ कोर्स आपको याद आ गया होगा, न्यूलैंड्स का, या लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें क्या कहा था कि जब हम एटम्स को, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो हर आपका पहला और जो 8th वाला आपका एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। ये न्यूलैंड का लॉ था, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पीरियोडिक लॉ विथ विच द गिवन टेबल इज़ एसोसिएटेड। जो ये टेबल आपको दी गई है तो ये न्यूलैंड का लॉ है या फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव है। दूसरा है, लिस्ट 2 इम्पॉर्टेंट फीचर एंड 2 एनोमलीज ऑफ द एवर पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसकी 2 आपकी जो फीचर्स हैं वो क्या हैं आपके,
पहले तो इसमें है कि जो एटम्स हैं वो उनके मास के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करे गए हैं। दूसरा क्या है कि उसका जो फर्स्ट है और जो एट्थ है उसके पास सेम प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और इसकी जो डिमेरिट्स हैं वो क्या होंगी कि ये थोड़ा बहुत नीचे तक तो ये फॉलो होता है, लेकिन उसके बाद ये कुछ टाइम बाद जो है ये फिर इस रूल को फॉलो नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको हटा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 है, व्हाट इज़ सोलेनॉइड, ये सब है, ये आप कर सकते हो, इसको आप लोग देख लेना। फिर है डायग्राम वाला क्वेश्चन है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ये वाला, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, आपके उसके अकॉर्डिंग है, इस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर मैं 13 आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट सो दैट द ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो ये है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। ठीक है, तो देखिए ये क्या है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ आपको इसको एक्सप्लेन करना है, कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो देखो उसने क्या किया था, उसने 2 कैरेक्टर्स को लेके कराया था, एक आपका राउंड येलो और इसका क्रॉस कराया था रिंकल ग्रीन के साथ। तो देखो जब इसने पेरेंट लिए थे तो राउंड के साथ येलो को मिलाया था, ग्रीन के साथ रिंकल को मिलाया था। लेकिन जो इसकी पहली जो जनरेशन आई वो RRYY मीन्स सारी की सारी राउंड येलो आई। ठीक है, F1 जनरेशन। लेकिन जो F2 जनरेशन आई उसमें आपके राउंड येलो भी थे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सारा करके नहीं बता रही हूँ। राउंड येलो भी आपके आए थे, आपके राउंड ग्रीन भी आए थे, राउंड ग्रीन भी आए थे, आपके रिंकल येलो भी आए थे, रिंकल येलो भी आए थे एंड रिंकल ग्रीन भी आया था, रिंकल ग्रीन भी। ठीक है, ये आपके 9 आए थे, ये 3, ये 3, ये 1। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा, देखो जो पेरेंट था मीन्स राउंड येलो के साथ, राउंड जो शेप था उसके साथ येलो कलर था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो राउंड शेप एक कैरेक्टर हो और येलो जो कलर एक कैरेक्टर हो, दोनों हमेशा एक साथ ही आगे को इनहेरिटेड होंगे। नहीं तो F2 जनरेशन में ये सब अलग अलग कैसे आ गए। चलो 9 तो हमारे राउंड येलो आए, लेकिन यहाँ पर तो राउंड के साथ ग्रीन आ गया, कैरेक्टर चेंज हुआ या नहीं हुआ। उसी तरह से यहाँ रिंकल के साथ ग्रीन था, रिंकल के साथ ग्रीन था, लेकिन रिंकल के साथ यहाँ येलो भी आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक्सप्लेन इस चीज़ को कर सकते हैं। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 14 है जो सेक्शन C का है, जो इसमें आपका ये वाला अरेंजमेंट है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच द रेसिस्टर आर अरेंज्ड इन 3 आर्म्स A B C। ठीक है, 3 आर्म्स में ये आपका बनाया गया था। तो देखिए पहले आपका इस तरीके से है, फिर उसके बाद ठीक है इस तरीके से है। तो ये है आपका 5, 15, 20, 10, 20, 30, 5, 10, 15। ठीक है, ये आर्म आपकी A है, पेन भी ख़त्म हो गया। ये आपकी A है और ये आपकी B है आर्म, और ये आपकी C है। इस तरीके से क्वेश्चन है। उसके बाद है फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ आर्म A। आर्म A का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा A वाले का। तो ऑब्वियसली जब आपके रेसिस्टेंस क्या है सीरीज़ में है तो वो डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 15 + 20 तो इज इक्वल टू 40 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपका है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म B एंड C। B और C का आपको इक्वल निकालना है। तो पहले आपको B का निकालना पड़ेगा जो आपका किसमें है सीरीज़ में, फिर C का निकालना पड़ेगा जो किसमें है सीरीज़ में, फिर दोनों पैरेलल करके है। ठीक है, तो यहाँ पर A का आया है, पहले हम B का कर लेते हैं।
बी का कितना आ जाएगा, देखिए R2 बराबर कितना आ जाएगा, ये R1 है, R2 आपका 5 + 10 + 15 तो कितना हो जाएगा 30 ओम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला है आपका R3 जिसमें 10 + 20 + आपका 30 बराबर कितना हो गया आपका, ये 60 हो गया, 60 ओम। अब दोनों का पैरेलल यानी कि R4 कितना आ जाएगा 1/4 क्योंकि वो पैरेलल में है, अब 1 में आएगा 1/30 1/60 तो 60 2 + 1 तो 3/60 तो 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 तो R4 आपका आ गया 20 यानी कि इसका आंसर आपका 20 ओम आ जाएगा। ये आपका 40 ओम था। क्लियर, यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब आपका इसमें जो सी वाला है वो है डिटरमाइन द करंट दैट फ्लो थ्रू द अमीटर। अमीटर में आपका कितना दिया, अब इन पूरा करंट आपको निकालना है। अब ये सीरीज़ में हो गया है पूरा, तो पूरा R5 कितना हो जाएगा 40 + 20 = 60 ओम। समझ में आ गया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको V बराबर क्या दिया है 6 वोल्ट ऑलरेडी दिया है, तो आपका फॉर्मूला V बराबर IR, तो I निकालना है तो V/6/60 बराबर I, तो 1 जा आपका 10 तो 0.1 एम्पियर = I। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसको। इसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 15 जो बहुत ही इजी होने वाला है, जो बायोलॉजी से लिया गया है। देखिए क्या है, द मोड्स बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इन asexual reproduction, a single individual's parent produces offspring without the involvement of gametes. Of course, this method is common means of increasing the offspring rapidly under favorable conditions. Asexual reproduction occurs mostly in unicellular organisms, some plants and certain simple multicellular animals. ठीक है, सही बात है बिल्कुल। A है आपका state the name of the organism in which binary fission take place in a definite orientation. Also name the disease caused by this organism. हमें आपका ऐसा एक ऑर्गेनिज्म बताना है जिससे आपकी डिजीज़ भी होती है और जिसमें बाइनरी फिजन भी होता है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर है लेसमेनिया और इससे होने वाली डिजीज़ है आपकी ये पैरास आपका क्या है लेसमेनिया, आपका प्रोटोजोआ है, कालाजार। ठीक है, ये बीमारी इससे होती है। तो डिजीज़ का नाम भी लिखना था। कितने मार्क्स का है ये हमारा क्वेश्चन? ओके, 1 मार्क्स का ही है, यानी कि आधा नंबर है। ठीक है, दोनों लिखोगे तभी आपको मिलेगा। दूसरा है इसमें लिस्ट 2 एडवांटेजेस टू प्रोड्यूसिंग प्लांट्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से आपके जो एडवांटेजेस हैं वो तो ऑब्वियसली क्या है कि सबसे पहले तो ये काफ़ी इजी होता है और आपका लेस एक्सपेंसिव होता है, और जो इसके हमारे न्यू प्लांट हमारे डिज़ायरेबल होते हैं, हम भाई जिसका करना चाहते हैं उसी के हम करेंगे, और जिसको हम सेलेक्ट करेंगे वो डिजीज़ फ्री भी होंगे। तो सो मैनी एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कोई भी आप इनमें से 2 लिख सकते थे। इसके बाद सी वाला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में भाई बडिंग कैसे होती है? बहुत ही ईजी है। हाइड्रा जो है आपका सबसे पहले ये एक पेरेंट हाइड्रा है, जैसे ये इसके टेंटाकल्स हैं, इसमें एक स्मॉल आउटग्रोथ आती है, फिर उसके बाद ये स्मॉल आउटग्रोथ जो है वो थोड़ी सी ग्रोथ करती है, इसके भी टेंटाकल्स आने लगते हैं। फिर जब ये मैच्योर हो जाती है ये अपने पेरेंट से क्या हो जाती है, डिटैच्ड हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रा में क्या होता है, आपकी बडिंग होती है, बड़ आगे। ठीक है, उसके बाद आपका और करके है व्हाट हैपन व्हेन अ स्पायरोगायरा फिलामेंट मैच्योर एंड अटेन अ कंसिडरेबल लेंथ। तो क्या होगा, देखिए जैसे ही स्पायरोगायरा जब उसकी लंबाई बढ़ती है तो वो स्प्लिट हो जाती है 2 और मोर पार्ट्स में, और हर एक पार्ट एक अलग इंडिविजुअल एक अलग स्पायरोगायरा बना लेता है, जो आपका फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन अ स्पोरेंजिया इन स्पराइजोपस बर्स्ट ऑन मैचुरेशन। तो देखो जो स्पोरेंजिया होता है जिसके अंदर स्पोर होते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो बर्स्ट हो जाते हैं, एयर में आ जाते हैं, और बाय द बहुत सारे एजेंट के थ्रू, जैसे एयर है
या कोई इंसेक्ट है, कोई वाटर है, उसके थ्रू वो अलग अलग प्लेसेस में चले जाते हैं। अब जब वो प्लेसेस में चले गए तो जब अंडर फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और न्यू राइजोपस बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जो फंगस है आपका। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर था पूरा का पूरा, जो हमने सॉल्व कर लिया है। ये था सेट ए। आई होप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, बहुत अच्छे मार्क्स से आप पास होंगे और पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था और एक दो क्वेश्चन टफ भी थे, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका पेपर बहुत अच्छा है। तो आई होप आपको ये जो मैंने सॉल्व कराया है अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड हाँ, और आगे की एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर अच्छे से करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।